नाइन्थ एग्जाम्पल कह रहा है बेटा कि द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी बेटा सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स की बात की जाती है, जैसे एपी में जब सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स करते हैं तो थ्री टर्म्स को हम सिलेक्ट करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। कुछ याद है? इसको हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि वहां सम गिवन होता है कि सम ऑफ द थ्री टर्म्स इन एपी इज दिस वन। तो हमेशा हम लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये 10th में हमने पढ़ लिया था। अब जीपी में कैसे पहचानोगे कि तीन टर्म की सिलेक्शन जनरल सिलेक्शन लेनी है, ए आर या ए आर स्क्वायर, ठीक है, या कुछ स्पेशल सिलेक्शन करनी है? होने को दोनों से हो जाएंगे, लेकिन अगर स्पेशल सिलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी। ठीक है ना? जब भी बेटा प्रोडक्ट बोल दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स, तो ये समझ जाना स्पेशल सिलेक्शन करनी है। तो क्या करनी है हमें? स्पेशल सिलेक्शन करनी है। अब वो स्पेशल सिलेक्शन क्या होगी उसको ध्यान से देखो। लेट द टर्म्स be a अपॉन आर, ए एंड ए आर। ऐसे लेना है तीन टर्म का सिलेक्शन। ठीक है, अगर यही ये प्रोडक्ट ना बोले तो तीन टर्म का सिलेक्शन होगा ए आर स्क्वायर। समझ गए? तो इसने क्या बोला कि इन तीनों का प्रोडक्ट हमें -1 दे रखा है, a अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू -1। देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया? a क्यूब इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू वॉट? क्यूब रूट ऑफ -1। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -। जरा ध्यान दो, अब दो वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही मैं ले लेता ए आर और ए आर स्क्वायर, तो यहाँ दो वेरिएबल एज इट इज बने रहते। क्या बन जाता? a क्यूब आर क्यूब बन जाता। यही बनता ना, a क्यूब आर क्यूब, और फिर हो जाता -1। तब भी क्वेश्चन होता, लेकिन फिलहाल ये सबसे अच्छा तरीका है। कर लिया। अब कह रहा है इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? इन तीनों का जो सम है वो 13/12 दे रखा है। तो इसका फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द टर्म्स। तो हमें सिर्फ क्या बतानी है? कॉमन रेशियो बतानी है। अब इन तीनों के सम की बात कर लेते हैं। अगर तीनों का सम करें तो है हमारे पास a अपॉन आर, ए प्लस ए आर। ये टोटल कितना है बेटा? 13/12। अब इन तीनों में से a कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो। 1 अपॉन आर +1 प्लस आर -13/12। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -1, पुट कर देते हैं, और यहाँ r ले लेते हैं एलसीएम। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक गलती की है, ये 13/12 है। ठीक है, ये है हमारा 13/12। तो यहाँ पे क्या लिख लिया? 13/12। अब इस -1 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट पर, और 12 से कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 आ गया इधर, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और इधर बन गया बच्चों -13r। क्या ये स्टेप समझ में आया? आर राइट पे गया, माइनस भी शिफ्ट कर। ठीक है ना? ब्रैकेट खोलें तो क्या बन गया? ये 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 12 इज इक्वल टू -13r। 13r को ले आओ लेफ्ट साइड पर, क्या बन गया? 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 12 144, और 25 कैसे ब्रेक होगा? 16r प्लस 9r। मुझे लगता है ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, सबको आता ही होगा मिडिल टर्म ब्रेकिंग। यही होगा ना? पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? 4r विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया? 3r प्लस 4 प्लस 3 कॉमन आ गया, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या बन गया फैक्टर? फैक्टर बन गए 4r प्लस 3, और दूसरा बन गया 3r प्लस 4। इधर 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। r कितना आ गया? -3/4, और r कितना आ गया? -4/3। अब इसने हमसे क्या पूछी है? टर्म्स ना।
फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द टर्म्स, या टर्म्स भी बोली है, सिर्फ कॉमन रेशियो बोली थी, टर्म्स निकालनी हो तो टर्म्स निकाल ही लेंगे, हो जाएगा ना। टर्म्स कैसे निकलेंगे, मान लो ये तीनों टर्म निकालने को कहे तो हमें कंडीशन लेनी है व्हेन a इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू -3/4, तो टर्म्स बनेंगी a अपॉन r, यानी -1 अपॉन -3/4, फिर a यानी -1 ar -1 इंटू -3/4, तो फाइनल आंसर बन गया 4/3 -1 और 3/4। और दूसरे केस में क्या बनेगा, बस इसी का रिवर्स बन जाता है, व्हेन a इज इक्वल टू -1 और r इज इक्वल टू -4/3, इसी को रिवर्स करके लिख दोगे बन जाएगा 3/4 -1 और 4/3। सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 पर, हो गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, अब देखो 10th एग्जाम्पल का एक पैटर्न है ये क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 77 777 4 टाइम्स 7 अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, कह रहा है इसका सम निकालना है। क्या है हमारे पास, 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 भी है, लिख लेते हैं, प्लस अप टू n टर्म्स। ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, यानी फर्स्ट में फर्स्ट पोजीशन पर 1 7 है, सेकंड पर 2 है, थर्ड पे 3 है, फोर्थ पे 4 है और फिफ्थ पे 5 है, ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। कह रहा बताओ जी इसका टोटल क्या होगा अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो ना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, इस तरह की प्रोग्रेशन को बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, यानी इसमें एपी और जीपी दोनों हैं। क्या क्या है, एपी और जीपी। एपी के फॉर्मूले हम रिवाइज कर चुके हैं शायद, तभी याद है ना। ठीक है, सम ऑफ द टर्म nth टर्म। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है मुझे सम ऑफ द n टर्म्स निकालना है। अगर यहाँ 9 होता, 9 99 999 4 टाइम्स 9 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब ये क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू हो जाता, लेकिन नहीं है तो सबसे पहला काम होगा 9 बनाने का। तो क्या करोगे, इसमें से पहले 7 को कॉमन ले लो, कितना आ गया 1 11 111 और कितना आ गया 1111 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास, लिख लिया। अब करो 9 से कर दो इसे डिवाइड और 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 999 4 टाइम्स 9 प्लस अप टू n टर्म्स। बात समझ में आ रही है। अब 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकता हूं 100 माइनस 1 और 999 को मैं लिख सकता हूं 1000 माइनस 1। 4 टाइम्स 9 को लिख सकता हूं 10,000 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं, सही है ना। अब 10 100 1000 10,000, अगर मैं ये नंबर ऑफ ब्रैकेट्स काउंट करूं तो कुल कितने ब्रैकेट हैं, n ब्रैकेट है। मतलब अगर 10 100 1000 10,000 को कलेक्ट करूं तो n टाइम्स होगा, 1 को भी कलेक्ट करूं तो कितने टाइम्स होंगे, n टाइम्स रहेंगे, है ना। ये क्लियर है ना सबको। तो इसको लिख लिया बेटा 10, 100 को लिख लिया 10 स्क्वायर, 1000 को लिख लिया 10 क्यूब, 10,000 को 10 टू दी पावर 4 अप टू n टाइम्स। ऐसे ही हो रहा है ना। -1 -1 -1 माइनस कॉमन ले लिया, 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टाइम्स। ये स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
ये दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया? क्योंकि देखो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रही है। 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, कॉमन रेशो 10। 10 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, कॉमन रेशो 10। 10⁴ डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, कॉमन रेशो 10। समझ में आ रहा है? तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1, कॉमन रेशो सेम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? नहीं, क्यों? कॉमन रेशो 1 नहीं होती। शाबाश, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बेटा बात करते हैं कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं पहली वाली, तो कॉमन रेशो मोर देन 1 है या लेस देन 1 है? मोर देन 1, 10 है, आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगता है? ए आर इज टू पावर एन -1 अपॉन आर -1। कॉमन रेशो बताने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया? 10 है, और 1 को बेटा n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? n। एपी लगाने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट ही हो रहा है। 1 को, सेम नंबर को जितने टाइम्स ऐड करो उतने से मल्टीप्लाई कर लो। लगाना चाहो तो लगा लो फॉर्मूला, ठीक है ना? अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हो गया खत्म। 7/9, ये हो गया हमारा 10/9। 10⁻n -1, ये सॉल्व नहीं होगा, -n। ब्रैकेट खोलूं तो 70/81, 10⁻n -1 -7n/9, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। देखो आ रहा आंसर कि नहीं? इसने यहीं पे छोड़ दिया है, मैंने ब्रैकेट को ऑफ कर दिया है। ठीक है ना? समझ गए? जल्दी नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कुछ ये तो तुम लोग कर लोगे वैसे। कह रहा अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। कितनी जनरेशन आ गई? 1 2 3, उसको मिला करके 4, है ना? 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स और 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग 10 जनरेशंस प्रीसीडिंग हिज ऑन। यानी 2 4 8 16 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो हमें कितनी जनरेशन के बताने हैं? 10 जनरेशन के बताने हैं। तो सीधे इसका S10 निकाल दोगे, कर लोगे। टोटल बताने ना। अगर ये बोला जाए कि नंबर ऑफ एंसेस्टर इन 10th जनरेशन, तो क्या निकालना है? A10 निकालना है, अदरवाइज S10 निकालना है। कर लोगे वाला? तो ये तुम लोग खुद कंप्लीट करोगे। अब आते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थमेटिक मीन पढ़ा दिया था, बुक में नहीं था, पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। तो पहला टॉपिक है हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। पहला है हमारे पास सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है? तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे होगा? फाइंड अ नंबर बिटवीन 2 नंबर A एंड B so that the resulting sequence form a GP। यही हो गया ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। क्या कह रहा है? A और B 2 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में एक नंबर बता दो जिससे ये तीनों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दे, जिससे ये तीनों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दे। ठीक है ना? तो अब ये तीनों की बात करूं तो बिकॉज दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी, देयरफॉर A2/A1 यानी G/A इज इक्वल टू A3/A2। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो सेम होगा। सही है? दिस इंप्लाइज G² इज इक्वल टू AB। दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। कई जगह देखोगे बेटा तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये प्लस माइनस में लिख देते हैं और कई जगह सिर्फ प्लस में ही लिख देते हैं, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो उसमें चाहे आप प्लस ही सिर्फ लिखो या प्लस माइनस दोनों लिखो। एनसीईआरटी में भी कई जगह ऐसे है, एक आधी जगह सिर्फ पॉजिटिव ही है और एक आधी जगह प्लस माइनस दोनों है, ठीक है ना। वैसे प्लस माइनस दोनों यूज कर लो, ठीक रहेगा। समझ गए? क्लियर? तो ये था हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। जैसे ये कहा जाए फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, मान लो ये कह रहा है, तो मुझे सीधा ही ज्योमेट्रिक मीन पे बात कर लेनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी, यानी 2 इंटू 8, कितना आंसर हो गया बेटा? 16। 16 को क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस 4। अब मैं एक जीपी बना के दिखाता हूं। 2 4 8, चेक करो आंसर। 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, सही है। दूसरी बना के देखते हैं। 2 माइनस 4 और 8, अब चेक करो। माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, 8 डिवाइडेड बाई माइनस 4 माइनस 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ले सकते हैं। समझ गए? तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? प्लस माइनस 4। ये कौन सा था? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। अगर एक नंबर निकालना है तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। अब अगला पढ़ते हैं, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है ना। ये अगले पेज पे करता हूं, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अभी एक साथ नोट कर लेना। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब पूरी डेरिवेशन समझनी है बच्चों, जो अर्थमेटिक मीन में समझाया था। अगर मान लो ए एक नंबर है, बी दूसरा नंबर है, कह रहा है इसके बीच में 5 नंबर ऐसे बताओ जिससे कि वो ये सातों के सातों नंबर क्या बन जाए? एक ज्योमेट्रिक मीन, मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए। ये मतलब है कि बीच के ऐसे नंबर फाइंड आउट करो जिससे पूरी सीक्वेंस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाए, ठीक है ना। इन्हीं को कहते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर एन ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन 3, अप टू सो ऑन ज्योमेट्रिक मीन एन। ये हो गए हमारे पास एन नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी। क्लियर हुआ? सही है। अब बेटा ज्योमेट्रिक मीन में अब जो हमने पहले ध्यान दिया था उस पर ध्यान रखना। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, ज्योमेट्रिक मीन 1 हमारी सेकंड टर्म है, सही है। अगर इस जीपी की कॉमन रेशो आर हो जाए तो सेकंड टर्म कैसे लिखोगे? आर की फॉर्म में, ए और आर की फॉर्म में ए आर लिखोगे। थर्ड टर्म कैसे लिखोगे? ए आर स्क्वायर लिखोगे। फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे? ए आर क्यूब लिखोगे। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ज्योमेट्रिक मीन 1 इज सेकंड टर्म ऑफ द रिजल्टिंग जीपी, ज्योमेट्रिक मीन 2 इज थर्ड टर्म ऑफ द रिजल्टिंग सीक्वेंस, सही है ना। तो बिकॉज दी सीक्वेंस आर इन जीपी, अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो देखो। हमें गिवन क्या क्या है बेटा? हमें जो गिवन है वो ये दे रखा है कि n नंबर्स, तो ये हो गए n टर्म्स हो गई ना, और ये अगर दोनों मिला दूं तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई? n प्लस 2 टर्म्स हो गई। क्या सबको याद आ रहा है जो पहले पढ़ाया था? n प्लस 2 टर्म्स। तो कविता बताओ b की क्या पोजीशन होगी? कौन सी पोजीशन की टर्म है ये? कुल इसमें n प्लस 2 टर्म्स है, b लास्ट टर्म है, तो क्या पोजीशन होगी b की? जैसे काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5, ऐसे b कहां पर होगा? कौन से नंबर पर होगा? अरे तो इतना आसान है, समझाया तो था, भूल गए? n प्लस 2। इस पे जब टोटल n प्लस 2 टर्म्स ही हैं तो b की लास्ट पोजीशन है, तो b कौन सी पोजीशन पर हुआ? n प्लस 2th पोजीशन पर हुआ, सही है ना। हमें क्या करना है? हमें n पता होगा, a और b पता होगा, इसकी हेल्प से बस कॉमन रेशियो निकालनी होती। वो कॉमन रेशियो मिल जाए तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जिस भी जीपी का पता हो, कोई भी टर्म पूछ लो, निकाल दोगे आप। यही तो काम करना है।
ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा उसको रटना नहीं है, आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए, जब भी क्वेश्चन आए तो इसे डेरिवेशन के हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो an+2th टर्म इज b, हो गया। अब an+2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो भी बताओ, an+2 को लिखूं अगर r की फॉर्म में तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा, बोल तेज बोल, जल्दी बता, फिर क्या प्रैक्टिस करी है। n-2 पक्का, n-1+2, n-1+2, ये भी ठीक है। मैंने क्या बताया था, पोजीशन क्या है, n+2 है, r की पावर क्या होती है, एक कम हो जाती है इससे, यही तो बताया था, ARn-1, nth टर्म क्या होती है, ARn-1। तुम लोग थोड़ा ट्रिक क्यों नहीं पकड़ते हो, ट्रिक से पढ़ना ही नहीं चाहते हो, AR वही रट्टाफिकेशन करते रहते हो कि ये आ जाए जी, n की जगह रखूंगा n+2, फिर करूंगा -1, बनेगा n+, है ना, ऐसे थोड़ी पढ़ना है, ये तो पता ही ये फॉर्मूला होता है। मैंने क्या समझाया था कि जो पोजीशन है उससे r की पावर 1 कम होती है, जो पोजीशन है उससे r की पावर 1 कम होती है। अगर पोजीशन n+2 है तो r की पावर क्या होगी, ARn+1। बताओ बच्चों, याद करना मुश्किल है, ये बताओ, अगर ये ट्रिक वगैरह से पढ़ोगे तो फिर इतना लर्निंग नहीं रहेगा, समझ गए। और प्रैक्टिस करते हुए नहीं कि फॉर्मूला देख लेते हैं पीछे से, तभी तो प्रैक्टिस खराब हो जाती है, थोड़ी क्वेश्चन करके चले आए जी, समझ गए। ये सेम टू सेम वही कहानी है कि जैसे मान लो जब हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो एक बगल में बैठ जाता है, क्या चल भाई ड्राइविंग सिखा देता हूँ तुझे, वो क्या करता, कुछ नहीं सिखाता, वो क्या करेगा, क्लच ब्रेक उसके पास होता है और तुम्हें सिर्फ वो स्टीयरिंग दे देता है, कहता है क्लच दबाओ, पहले खुद ही दबा देगा, है ना, फिर तुम दबाओगे तो है ना, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ। जिस दिन अपनी में बैठ गए तुम, उस दिन हालत तुम्हारी खराब हो जाएगी। अब कोई ऐसा नहीं होगा भाई साहब क्लच दबाओ, है ना, खुद ही सोचना है, खुद ही डिसीजन लेना है। तो ये जो पीछे पलट के फॉर्मूले देखते हो ना, यही हाल है कि बैठा हुआ है कोई साथ में तुमको समझा रहा है और तुम्हें चलाने नहीं देता, कह रहा भाई साहब साइड देखो, वो अपने आप ही देख लेता है और फिर उस हिसाब से ब्रेक लगा देगा, ब्रेक लगा देगा, फिर कह यार ब्रेक तो लगाओ, आप क्या कर रहे हो, पास जाके ब्रेक लगा देगा, समझ गए, सारे कंट्रोल्स उसके हाथ में होते हैं। तो तुम लोगों की पढ़ाई यही चल रही है, क्या करोगे, उससे देख लेता हूँ, गूगल से देख लेता हूँ, तो ये दिमाग सोचने में तो जा ही नहीं रहा, जब ये सोचेगा नहीं तो काम कैसे करेगा, जब किसी चीज को तुम काम पे लगाओगे तभी तो उसकी एबिलिटी बढ़ेगी। एआई को क्या बोला गया, एआई को तो यही बोला गया भाई इससे खूब क्वेश्चन पूछो जो कि ये आंसर करे, तभी ये ट्रेंड होगा। हम अपने को भूल गए कि हमसे बड़ा एआई तो कोई है ही नहीं, हमसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, हम अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछने ही नहीं दे रहे कि वो कुछ पूछे, तो इसलिए एआई बढ़ता जा रहा है, हम पीछे होते जा रहे हैं। और जो एआई को भी पछाड़ रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन कर रहा है। तो आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालो और उसको सोचने दो कि भाई कि देखूं क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, तुरंत ही गूगल पे वो कहता है वो कर दो, स्कैन कर लो भाई तुम, समझ गए। अमेरिका की चाल है ये इंडिया को बेवकूफ बनाने की, समझ गए। वो कह रहा है इनके दिमाग को कर दो डेड, ये तो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इनको कुछ मिल जाता घोंट के पी डालते हैं। अब जैसे सॉफ्टवेयर मिल गया उनको, आज 70% इंडियन ही है जो वहाँ का सॉफ्टवेयर संभालते हैं, बस उनको समझा दो कि इसके भाई तेरे को पैसे मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, बस इंडिया वाले घोंट के पी डालेंगे, फिर वो देखेंगे नहीं कि उनके दादा दादी परिवार कुछ नहीं, बस मेरे को तो अब सॉफ्टवेयर में ही जाना है, इस बार रगड़ डालूंगा सॉफ्टवेयर को। समझ में आया। कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर बहुत महंगा बनाना चाहते थे, इंडिया वालों ने दे पार्ट्स पार्ट्स ही चेंज कर डाले, आओ नया कंप्यूटर यहीं बैठे बैठे बना देता हूँ, बना देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले एक विंडो निकालते हैं 15-16 हजार रुपए की, यहाँ 250 रुपए में डाल रहे होते हैं इंडिया वाले, है ना, तो सारे कोड वोड सब ब्रेक कर देते हैं इंडिया वाले। तो वही कहते भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं, अगर ये सोचने लग गए तो बेड़ा गर्क कर देंगे, तो इसलिए इनको डेड बनाओ। मैथ्स बहुत अच्छी होती है हमारे इंडिया की, लेकिन अब सबसे बेकार हो रही है इंडिया की मैथ्स,
वहाँ के बंदों को कैलकुलेशन करनी नहीं आती, मॉल में पर्चे देखते देखते वो कैलकुलेशन भूल जाते हैं बच्चे। और यहाँ क्या होता है, बनिए कि पहले ही रसीद देख करके कैलकुलेट कर डालते थे, ले भैया कितने का है भैया, 1,000 रुपये का बिल हो गया आपका। नहीं, अमेरिका के बच्चे को दे दो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो कहेगा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई, तो फीड कर, पता कितना हुआ बिल। तो यही सब तो मॉल में आ गया ना। आज मॉल में बिल कोई नहीं पढ़ता, पढ़ते हैं हम बिल, वो खर्रा निकाल देता है इतना बड़ा सा, देख लिया भाई कितना हो गया, पेमेंट करो यार, चलो आगे चले, और खर्रा कहाँ गया पता नहीं। समझ गए? तो बिल ही वो ऐसे निकालते हैं कि पढ़ो ही मत, इतना बड़ा बिल लेकर के पहले ही लगता भैया ये कौन सा इतिहास भूगोल आ गया, इसको कौन पढ़ेगा इतना, है ना। तो ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई करो, जब प्रोफेशन में जाओ तब टेक्नोलॉजी का यूज खूब करो, लेकिन उससे पहले दिमाग अपना बहुत अच्छा बनाओ। तो इसलिए फॉर्मूले वॉर्मूले मत देखा करो, ध्यान से सुना करो कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। मैं बता रहा हूं, पहले के बच्चे क्लास में ही पढ़ करके 80% से अबव मार्क्स लाते थे, क्लास में सिर्फ ज्वाइन करके। आज क्लास भी ज्वाइन है, ग्रुप आने के बाद मैसेज भी जा रहा, बच्चों होमवर्क किया कि नहीं किया, नहीं तो कुछ नहीं पूछते होमवर्क किया कि नहीं किया, उसे पता है कि वो बच्चा 70% तो यहीं प्रिपेयर हो चुका है क्लास में ही बैठ करके। और यहाँ से हम क्या ले जा रहे हैं, यहाँ से हम 10% ले जा रहे हैं, मेरा जो मानना है। क्लास में जो तुम बैठे हो सिर्फ 10% लेके अपने घर जाते हो, और वो भी 10% बेकार कर देते हो, क्योंकि फिर फॉर्मूला देख लेते हो, गूगल से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो यानी तुम हो जाते हो 0%। और यहाँ से 70% लेके जाते थे, 30% घर पे कंप्लीट कर लेते थे, बच्चा 100% का हो जाता था। ठीक है, तो इस मेथड को बदलो, उन्होंने तो कर ही रखा है बेवकूफ़ी वाली बातें, समझ गए। तो इसलिए ध्यान से काम करो, नहीं तो इतनी $1 बिलियन की कंपनी बायजूस बंद नहीं हो जाती, क्योंकि बच्चे कर दिए बर्बाद उसने, दे सॉल्यूशन दे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है कुछ सॉल्यूशन पढ़ने से, सॉल्यूशन से क्या होता है, किताबें तो इतनी छपी पड़ी हैं, बायजू की क्या जरूरत है। उसने कहा मैं और सस्ते में कर देता हूँ, फ्री में कर देता हूँ तुम लोग। पहले एक किताब आया करती थी नंदलाल दयाराम, हर चीज का सॉल्यूशन, वो पतली सी किताब बनाता था, 20-25 रुपए की मिल जाती थी, सब कहते थे क्या महंगी किताबें खरीदना, यही खरीद लेते हैं 20-25 रुपए की, सारे घटिया सॉल्यूशन। अब बच्चे क्या करते, वही पढ़ते रहते थे, कोई कोई तो चीटिंग के लिए भी ले जाता था स्कूल में, उसको रोज पकड़े जाते थे कि भाई नंदलाल दयाराम की पर्ची निकल रही है इसके यहाँ, हाथ से चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, एनडी। आज कंप्यूटर के टाइम में होता तो सबसे बेस्ट सेलिंग बुक होती वो, लेकिन अब वो गायब ही हो गई, क्योंकि क्या किया, उसी का सॉल्यूशन उठा करके अरिहंत ने थोड़ा बहुत अच्छे पेज और बहुत अच्छा कवर बना के एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक लिख दी, नंदलाल दयाराम हटा दिया एनडी को, है ना। तो उसको और अच्छे फॉर्मेट में कर दिया, मेहनत भी कुछ नहीं की उसने भी क्या किया, वही उठा के रख दिया, किसी का छाप दे लेकिन पेज अच्छे कर दे, क्योंकि लोग क्वालिटी आज पसंद कर रहे हैं। क्वालिटी किसमें, किताब में, पढ़ाई में क्वालिटी नहीं, किताब अच्छी मिले। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ाई करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सीखा करो कि क्या बता रहा हूं किसको ऐसे करना है। ठीक है, चलें आगे, ARN+1। तो अब बात करते हैं बेटा, ए तो ए रहने दो, आर भी एज इट इज, RN+1 हो गया हमारे पास B/A, RN+1 हो गया B/A। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। समर्थ कोई देख ले, तेरा ब्रदर है ना, उसको देख ले, कंपैरिजन कर उससे, कितने साल पहले पढ़ता था, तो क्लास में कभी उसने होमवर्क भी नहीं ठीक से किया होगा, जब उसने ज्वाइन कर लिया था इंस्टीट्यूट, तब भी उसके कितने अच्छे मार्क्स आए थे, है ना, फर्क है ना। तो वो सब ये सब नहीं करते थे, तब इतना ज़्यादा ये सब पॉपुलर भी नहीं था कि जा करके सॉल्यूशन देखो, बच्चे बहुत स्ट्रगल करते थे, दिमाग को बहुत ज़्यादा काम देते थे, तो इसलिए वो अच्छे तरक्की पर हैं। आज सब सॉल्यूशन देखते हैं, तरक्की कुछ नहीं हो रही है, टीचर लोग पढ़ा पढ़ा के मरे जा रहे हैं, अंदर जो है वो गड़बड़ हो रही है, बच्चे सॉल्यूशन देख डाल रहे हैं, यहाँ से जाते हैं बस सॉल्यूशन देख के काम हो गया, दोनों खुश रहते हैं। बच्चे ने होमवर्क रगड़ दिया, लिख डाला उसी में, टीचर ने भी देखा हाँ जी हमने तो होमवर्क देख लिया, होमवर्क कर रहा करता तो था रोज होमवर्क, नंबर क्यों नहीं आ रहे, यानी आप अपना टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत। इससे अच्छा भाई जब कॉपी काली ही करनी है तो काली क्या करना है, छोड़ो उसको, चल सर मेरे को पढ़ना ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, तो ध्यान लगाओ क्लास में बहुत ज़्यादा।
अच्छा, अब हमारे पास आ गया बेटे r इज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बी अपॉन ए। r इज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बी अपॉन, करेक्ट है। अब कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा? अगर स्क्वायर होता है तो वहां क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट, यानी 1/2 हो जाता है। तो ऐसे बेटा अगर n प्लस वन है तो इसकी पावर क्या हो गई? b अपॉन ए इज टू पावर 1/n प्लस वन। फ्रैक्शन बन गई ना। r इज इक्वल टू बी अपॉन ए इज टू पावर 1/n प्लस। ठीक है। अब इसको देखो, प्रिंसी को इतनी छुट्टियां करती है ये, इसकी सिस्टर है, पेपर चलते रहते फिर भी आती थी क्लास में, है ना। तो अपने कम से कम बड़े भाई बड़ी बहन से तो सीखो। कोई कुछ सीखने को राजी ही नहीं है, उनको पागल समझते होंगे क्योंकि वो पढ़ने में ठीक है। जो पढ़ने में ठीक होता है उसको पूरी दुनिया पागल समझती है, ये पगला है वो, उसका कुछ नहीं करना भाई, इसका तो कुछ नहीं है। मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, पढ़ता लिखता हूँ नहीं, मेरे से बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में, मेहनत करने की क्या जरूरत है ना। सबके एग्जाम्पल घर में ही है और पढ़ पढ़ के गए हैं यहीं से और ढंग से अच्छे मार्क्स ला करके गए हैं। लेकिन तुम लोग बिल्कुल पेपर छुट्टी करो जी 1 महीने, चाहे पढ़े ना 1 भी घंटे। ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, आज भाषण बहुत हो गया। आर क्या हो गया? बी अपॉन ए इज टू पावर 1/n प्लस। ठीक है ना, कॉमन रेशियो आ गई। ऐसे हमें कॉमन रेशियो निकाल लेनी। जब कॉमन रेशियो आ गई तो अब निकालते हैं बेटा ज्योमेट्रिक मीन वन। क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन वन। ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिक मीन वन कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट निकाल रहे हैं तो यानी सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी है, तो सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी इज व्हाट? ए आर। क्या हो गया? ए आर। ए एज इट इज, आर की वैल्यू निकाल चुके हो। बी अपॉन ए इज टू पावर 1/n प्लस वन। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन टू कौन सी टर्म होगी बेटा? ज्योमेट्रिक मीन टू थर्ड टर्म, तो क्या बनेगी? ए आर स्क्वायर। तो क्या बन गया? ए और आर की जगह बी अपॉन ए इज टू पावर 1/n प्लस वन और होल इज टू पावर 2। देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई। अब यहां से एक पैटर्न भी पकड़ सकते हो, जो भी बेटा जी के सबस्क्रिप्ट में है वही आर की पावर बन रही है, जो भी जी के सबस्क्रिप्ट में है वही आर की पावर बन रही है। तो ज्योमेट्रिक मीन टू हमारे पास आ गया ए इंटू बी अपॉन ए इज टू पावर 2/n प्लस वन। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन थ्री ए बी अपॉन ए इज टू पावर 3/n प्लस वन अप टू सो ऑन। अब बताओ ज्योमेट्रिक मीन n, ये कौन सी टर्म है? n प्लस वन टर्म है। कौन सी है? n प्लस वन टर्म। तो r की पावर क्या होने वाली है? n। और उस पैटर्न पर जाएं तो न्यूमरेटर में बस n लगा। ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन n क्या हो गया? a इंटू बी अपॉन ए इज टू पावर n/n प्लस वन। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन तुम लोगों को आनी चाहिए, पूरी की पूरी डेरिवेशन आनी चाहिए। पहले एक क्वेश्चन लेंगे फिर आप लोग नोट करना। इसमें दिया नहीं है शायद कोई क्वेश्चन, हाँ एक दिया है। एग्जाम्पल नंबर 12 बेटा, पेज नंबर 144। एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 so that the resulting sequence in a GP। कितने नंबर निकालने हैं? 3 नंबर निकालने हैं। तो ये हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 1, ज्योमेट्रिक मीन 2 और ज्योमेट्रिक मीन 3। अब ध्यान से गिनो टोटल नंबर कितने हो गए। टोटल कितने हो गए? 5। 3 ये और 2 पहले, 5 हो गए। इसका मतलब फिफ्थ टर्म हमारे पास 256 है। अब डेरिवेशन देखते जाओ, 256। अब यहां से कॉमन रेशियो निकालनी है, यानी ए आर 4 बेटा 256। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो आर 4 रह गया 256। 256 का बच्चों फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट हो गया ना उधर जाके, यानी 4 होता है, 4 की पावर 4 256 है ना। अगर इवन पावर है जैसे 4 6 2 तो हमेशा प्लस माइनस, क्या रहेगा? प्लस माइनस। तो कितना आ गया ये? +-4 आ गई आर की वैल्यू। ठीक है।
अब क्या करना है, एक एक टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप बता सकते हो ज्योमेट्रिक मीन 1 क्या होगा बेटा, ए इंटू आर होगा। अभी मैं कॉमन रेशियो ले रहा हूं 4, ए आर यानी 1 इंटू 4, अभी लिख देता हूं, कितना आंसर आ गया 4। ज्योमेट्रिक मीन 2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, यानी 1 इंटू 4 स्क्वायर, कितना आ गया 16। ज्योमेट्रिक मीन 3 क्या होगा बच्चों, ए आर क्यूब, 1 इंटू 4 क्यूब, कितना आ गया 64। और अब कॉमन रेशियो -4 भी हम यूज कर सकते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन ए आर, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ए आर, यानी 1 इंटू -4, ज्योमेट्रिक मीन 2 ए आर स्क्वायर, यानी 1 इंटू -4 स्क्वायर, कितना आ गया +16। ज्योमेट्रिक मीन 3 ए आर क्यूब, यानी 1 इंटू -4 क्यूब, कितना आ गया -64। इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन बन गए 4, 16, 64, और ज्योमेट्रिक मीन -4, 16, -6। देखो ध्यान से, सही है, दोनों निकालें शायद, है ना, तो प्लस माइनस दोनों आपको लेने हैं। ठीक है, इसने कितने निकाले, ए एंड बी आर, नहीं ये तो अलग है, ठीक है, दोनों निकालें, ठीक है, समझ में आया। चलो अब स्टार्टिंग से नोट करो, कहाँ से हमने करना शुरू किया था, यहाँ से, जल्दी से नोट करो। रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है सिंगल अर्थमेटिक मीन और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बीच बिटवीन हमें पढ़ना है। जैसे मान लो हमने 2 नंबर ले लिए, लेट 2 नंबर्स बी A एंड B, तो इन दोनों के बीच में अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो क्या फॉर्मूला समझाया था, A+B/2। इन दोनों के बीच में बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो ये होगा √AB, यही होगा ना, पढ़ के आ रहे हैं ना ये दो चीजें। अब कह रहा है 2 नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है, 2 नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, यही हो सकता है, या 2 नंबर बराबर हो सकते हैं, यही हो सकता है ना। तो किसी भी नंबर को ग्रेटर और स्मॉलर जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब दूसरा नंबर बड़ा है, जैसे AM - GM करूं और आंसर अगर मान लो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन स्मॉलर है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन बड़ा है, और अगर जीरो आंसर आ जाए तो इसका मतलब दोनों बराबर है, यही होगा ना। ठीक है, तो अब बेटे हमें इसलिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमने लगाया अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट डाला। तो अर्थमेटिक मीन तो हो गया A+B/2 और ज्योमेट्रिक मीन हो गया √AB। अब ध्यान से सोचो, अब इसको देख करके तो नहीं पता लगाया जा सकता कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। अब और सॉल्व करते हैं इसे, हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा 2, यह आ गया A+B-2 √AB। अब ध्यान से डेरिवेशन देखना, A को क्या √A होल स्क्वायर लिख सकते हो, B को √B² लिख सकते हो, -2 √A इंटू √B और होल/2। क्या फॉर्मूला बना बेटा, बना सकता हो ना ये फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना सबको कैसे बनाया। तो ये बन गया हमारे पास √A -√B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। √A -√B होल स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, जल्दी बताओ। फटाफट सोचो, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, ये स्क्वायर है ना, पॉजिटिव हो सकता है, और मिनिमम बेटा A और B बराबर हो जाए तो 0 हो सकता है। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, अगर मैं 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, पॉजिटिव से ही तो डिवाइड कर रहा हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो कुछ फर्क पड़ा,
0.20 हो गया, सही है। अब ये पूरी क्वांटिटी किसको प्रेजेंट कर रही है? AM माइनस GM को, इसी को दिखा रही है ना। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ज्योमेट्रिक मीन चला गया राइट पे। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अगर हम सेम नंबर लेते हैं तो। क्या बच्चों क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, MCQ पक्का आ ही जाता है इसमें, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? नोट करो जल्दी से। एक एग्जाम्पल 13 कर दूं फिर नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है बेटा कि इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A एंड B इज 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। कह रहा दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन दे रखा है एंड ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। लेट द नंबर्स बी A एंड B, A एंड B। इनके बीच का अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 10 और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है बच्चों 8। हमें ये नंबर बताना है A और B कौन से नंबर है। तो यहां से आप दो इक्वेशन बनाओ, यानी अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज A प्लस बी इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो गया? रूट AB इज इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, AB इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 64। दो नंबर प्रोडक्ट में, दो नंबर सम में, यही है। तो ऐसे केस में इक्वेशन बनती है क्वाड्रेटिक। अगर दोनों सम होते या सब डिफरेंस होते तो लीनियर, एक प्रोडक्ट एक सम या डिफरेंस तो क्वाड्रेटिक। तो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से B की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकंड में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट B इज इक्वल टू 20 माइनस A, इसको लाओ सेकंड में पुट कर दो। तो A इंटू B की जगह हो गया 20 माइनस A इज इक्वल टू 64, ठीक है। और बेटा ब्रैकेट ऑफ करूं तो क्या बना हमारे पास? 20A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब सब कुछ राइट पे ले जाते हैं। A स्क्वायर माइनस 20A प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सही है ना यहां तक? 16 4 द 64 बन गए ना फैक्टर बेटा। A स्क्वायर माइनस 16A माइनस 4A प्लस 64 0। A बेटा कॉमन आ गया, A माइनस 16 माइनस 4 कॉमन आ गया, A माइनस 16 0। पहला फैक्टर बन गया A माइनस 4, दूसरा बन गया A माइनस 16 0। इधर A इज इक्वल टू 4 और A इज इक्वल टू 16 आ गया। अब when A इज इक्वल टू 4, व्हाट अबाउट B? when A इज इक्वल टू 4 तो B कितना मिलेगा? 16। 20 माइनस B है, 20 माइनस A है सॉरी। दूसरा when A इज इक्वल टू 16, B कितना मिलेगा? 4। तो नंबर क्या है? 4 16 या 16 4, एक ही बात है। तो 16 और 4 ये दो नंबर हो गए, ठीक है ना। खत्म। नोट करो, यहां से नोट करना है ना, करो फटाफट नोट, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने बताया है आपको प्रैक्टिस वैसे ही करनी है, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं देखना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितने क्वेश्चन तुम्हें कराने हैं, समझ में आ रहा है? अपना ईमानदारी से जो तुम्हें समझ में आ रहा है वही क्वेश्चन तुम्हें कॉपी में लिखना है। नहीं आ रहा है कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं देखना, सारे क्वेश्चन क्लास में पूछने हैं आपको। मुझे लेवल पता चलता है कि कौन से बच्चे की क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। ऐसे तुम लोग जब काम कर लेते हो तो छुपा जाते हो, प्रॉब्लम ही नहीं पता चलती। यही नहीं पता चलता इस बच्चे का क्या लेवल है। ये रहता है कि हाँ करके आ रहा है तो ठीक है, अच्छा कर रहा है फिर तो, है ना। अब मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, इस शक्ल देखते देख लूँ कौन इंटेलिजेंट है और कौन है।
पहले के ऋषि मुनि जैसे कहते थे तुम्हारी ललाट देख करके लग रहा है तुम सम्राट बनोगे, अब ये तो हो नहीं रहा यहाँ पे। इतना तेजस्वी मैं हूं नहीं, इतनी बड़ी तपस्या की नहीं है कि देखते ही देख के बता दूं कि तू अनिल अंबानी बनेगा आगे चल करके बेटा, मेरा भी नाम रोशन करेगा ऋषि मुनि की तरह। समझ में आ रहा है? तो अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी इतना प्योर नहीं हूं कि ये देख करके बता सकूं कौन सा बच्चा क्या बनेगा। तो इसलिए सब ध्यान से पढ़ाई करो, जो नहीं आता है कॉपी में लिख के लाओ कि सर ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो इसे आप। ठीक है ना? मैं अपना कर्म कर सकता हूं, जो तुम्हारी समस्या होगी सॉल्व कर सकता हूं। और जितना तुम लोग इस तरीके से पढ़ोगे, जितना टीचर तुम्हारी प्रॉब्लम से परेशान होगा, उतना तुम तरक्की कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तंग करने का मतलब ऐसे उल्टी सीधी बातों से तंग नहीं करना, क्वेश्चन से तंग करो। यानी कि उल्टी सीधी बातें कर रहे तब तो और ही तरक्की हो रही है, वो वाली तरक्की नहीं चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन लाओ अच्छे से, सर ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, समझ गए? अब चलो नोट करो।